मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड का पहला क्वेश्चन जो आया था, यानी झारखंड टेट जो हुआ था 6 to 8 का मैथ का क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, लेवल 2 का। ठीक है, इसमें से 30 प्रश्न देखिए कैसे प्रश्न पूछा है। हालांकि 2012 का पहला टेट हुआ था झारखंड में, उसमें बहुत सा आसान प्रश्न पूछा था। उसी सेकेंड टेट जो हुआ था 2016 में, उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए 2012 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि देखिए पेडागोजी से मात्र 5 क्वेश्चन पूछा है, और आपको तो 25 यानी 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा है। जबकि सीटेट में क्या होता है कि 15-15 पूछता है, 15 मैथ पूछता है और 15 उसका पेडागोजी यानी गणित शिक्षण से पूछता है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र, गणित शिक्षा शास्त्र से। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए उससे पहले बोलेंगे कि जितना नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह आपको कंप्लीट रूप से आपको टेट की तैयारी करवाएगा यह चैनल। अपने इसमें सभी विषय का आपको मटेरियल मिलेगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है क्या कि एक आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 196 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यानी वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, 196 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी लंबाई यानी इसका लेंथ जो दिया हुआ है, इसका L = L दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आप प्रश्न में भी देख रहे हैं। ठीक है, पहले प्रश्न एकदम आसान प्रश्न है। तो कहता है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी इसका ब्रेथ जो होगा, चौड़ाई इसको ज्ञात करना है। तो चौड़ाई हमको पता नहीं है। ठीक है, अब हमको पता है कि आयत पूछा है ना, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया = हमको पता है, एरिया = क्या होता है, L × B। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एरिया = कितना दिया हुआ है, 196। ठीक है, तो 196 = कितना हो गया, 14 × B का वैल्यू दिया हुआ है, B रहने देते हैं। अब देखिए 14 से इधर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, यानी इसकी चौड़ाई कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जो आंसर होगा उसको आंसर मारिए, टिक मारिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 का क्या कहता है कि यदि x का मान 5 दिया हुआ है, ठीक है, इफ x = 5 देन फाइंड 3x + 2x। तो यहाँ पर देखिए x = वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हमको किसका मान निकालना है, 3x + 2x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है कि x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो उसका वैल्यू पुट कर दिए। सॉरी, x का वैल्यू कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ 3 × क्या लिखेंगे, 5 + 2 × क्या लिखेंगे, 5। अब देखिए 5 दिया कितना हो गया, 15 + 2 बराबर कितना हो गया, 15 + 10 = कितना हो गया, 25। और यही इसका आंसर है। एकदम बहुत आसान प्रश्न पूछा है। ठीक है, 6 to 8 में ऐसा प्रश्न पूछा है, यानी 1 to 5 जैसा क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, और झारखंड पहला टेट का था, पहला टेट यानी 2012 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 में क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज का 2 कोण, ठीक है, ये 2 कोण दिया हुआ है 62 डिग्री, यानी पहला कोण दिया हुआ है 62 डिग्री। ठीक है, पहला कोण दिया हुआ है 62 डिग्री, और दूसरा कोण दिया हुआ है 84 यानी 84 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा कोण ज्ञात करना है, यानी इसका जो तीसरा कोण होगा वो क्या होगा, x होगा। यानी पहला कोण हमको दिया हुआ है, दूसरा कोण दिया हुआ है, और तीसरा कोण हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, मान लिया जाए सब कुछ कहिए किसी तरह का भी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पर जितना एंगल बनता है, यहाँ पर जितना, यदि मान लिया जाए इसका पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, और ये तीसरा एंगल है, सपोज करते हैं। तो ये तीनों एंगल जो होता है, यानी एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, यही तो फॉर्मूला है। तो कोण 1 दिया हुआ है कितना, यानी 62 डिग्री, प्लस बी दिया हुआ है, यानी दूसरा एंगल दिया हुआ है 84 डिग्री, और ये क्या दिया हुआ है, x डिग्री, = कितना हो गया, 180। एकदम इजी है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो इधर हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 4, ये हो गया 6 और 14, 146 डिग्री, 4 और 2 6 8 14। ठीक है, अब इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ हो गया 17 में, ये हो गया 34 डिग्री, यानी 34 डिग्री जो मेरा थर्ड एंगल जो निकलेगा वो इसका कितना का बराबर होगा, 34 डिग्री। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 34 डिग्री इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर
4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में का 28% पुरुष है, यानी कोई भी शहर है उसमें मेल पॉपुलेशन कितना है, 28% है, ठीक है, यानी 100 में 28% है। उसके बाद 35% महिलाएं हैं, यानी फीमेल जो है, फीमेल कितना है, 35% फीमेल है, ठीक है। तो कहता है कि बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी यहाँ जो बच्चा होंगे, चाइल्ड पॉपुलेशन व्हाट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए किसी भी गांव होता है या शहर होता है, वहाँ जब मेल है फीमेल है तो बच्चे भी जरूर होंगे, ठीक है। यानी ये टोटल पॉपुलेशन मेरा कितना होता है, 100% होता है। टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाता है ये, यानी कि किसका किसका, मेल का, मेल प्लस फीमेल प्लस चाइल्ड पॉपुलेशन इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। कितना होता है, 100 होता है। तो हमको ये दोनों का हमको चाइल्ड पॉपुलेशन पता नहीं है, हम लोग सपोज करते हैं वो मेरा कितना है, x% है। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, घटा देंगे यहाँ पर, तो हमको इसको दोनों को जोड़ देंगे, मेल प्लस फीमेल कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। देखिए 8 और 5 13, तो 8 5 13 के 3 हो गया, बाकी 1 5 और 1 6, ठीक है। यानी 63% हो जाता है, क्या होता है, मेल और फीमेल हो जाता है, प्लस चाइल्ड पॉपुलेशन रह जाएगा, इक्वल टू कितना होता है, 100, ठीक है। तो चाइल्ड पॉपुलेशन इक्वल टू जो होगा, जिसको हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, x कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 63 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37% उस गाँव में या शहर जो है उसमें क्या होते हैं, बच्चे हैं। एकदम इजी प्रश्न है, ठीक है, एकदम इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। मैथ को जिस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको पेन पेपर छूने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 10 मीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर गुने 5 मीटर गुने 2 मीटर माप का एक टंकी जल से भरी हुई है, ठीक है। यानी वह टंकी है, कैसा है, घनाभाकार है, यानी इस आकार का होगा वो टंकी। सपोज करते हैं एक टंकी किस आकार का है, इस तरह घनाभाकार है, ठीक है। जिसमें से लंबाई क्या कह रहा है कि लंबाई उसका कितना है, 10 मीटर है, और चौड़ाई जो है इसका 5 मीटर है, और इसका हाइट जो है 2 मीटर है, ठीक है। अब कहता है कि टंकी भरी हुई है, इसके जल को एक टंकी में डाला जाता है, यानी निकाल के दूसरा टंकी में डाला जाता है, जिसके आधार का वर्ग, ठीक है, यानी जिसके आधार एक वर्ग है, यानी इस तरह का एक टंकी में डाला जाता है, जो इसका आधार जो क्या है, एक वर्ग है ना, वर्ग है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब पता चला कि यदि वर्ग है तो वर्ग हम लोग क्या जानते हैं, इसकी भुजा चारों बराबर होती है, इसको चारों बराबर होगी तो पक्का है कि यह यदि 5 मीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, क्लियर है। अब यह पानी को यहाँ पर ला करके क्या कर दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है, यानी इसमें भर देना है, ठीक है। अब तो इसकी गहराई कितना है, गहराई कितनी हो जाएगी, है ना। तो हमको यहाँ पर क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, है ना। ये तो इसका क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्या हो जाता है इसका, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। बराबर हो जाएगा किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यानी 5 इंटू 5, यानी साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो इसका LBH देखिए 10 गुने 5 गुने 2 बराबर कितना देगा, 5 गुने 5 देगा, ये होगा मेरा। अब यहाँ पर देखिए 1 5 कट गया, 1 5 कट गया, 1 यहाँ से 5 कट गया, 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20, 2 दूना 4, यानी इसका जो गहराई होगा, यानी जल जो भरेगा वह पूरा न भर के क्या होगा, यहाँ तक भर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जल भर जाएगा, जिसकी गहराई जो होगी 4 मीटर होगी, क्लियर हो जाए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है, पेन छूने का भी जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। कहता है क्या, एक वर्ग की 25 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक वर्ग जो है उसकी भुजा है 25 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसकी परिमिति निकालना है। हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग जो होता है, एक वर्ग की भुजा जो है कितना मीटर लंबा है, 25 है, ठीक है। कितना 25 है, तो पक्का है कि यह भी 25 होगा,
यह भी 25 होगा और यह भी 25 होगा। तो उसकी परिमिति पूछा है, तो परिमिति बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 4 गुने भुजा जानते हैं। 4 गुने भुजा यानी कितना होगा, 4 × 25 इक्वल टू 100 हो गया। एकदम इजी, इसमें इस प्रश्न को छूने का जरूरत नहीं पेन से। यानी परिमिति क्या होता है, देखिए यहां से जोड़ेंगे, ये किनारे किनारे जितना भुजा है सबको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 गो भुजा होता है, चारों बराबर है तो 4 बार डायरेक्ट गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इजी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी बहुत इजी है, इसको कहने का बनाने की जरूरत नहीं। कहता है क्या, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ऑप्शन में देखिए बराबर सीधा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यानी यही मेरा आंसर होगा। कितना इजी प्रश्न है, इसको कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है डायरेक्ट, ठीक। क्लियर है ये। आगे चलिए देखिए। चलिए प्रश्न क्या कहता है कि अनिमेष एक टीवी को 20% लाभ पर, अनिमेष एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर वो खरीदता है, ठीक है, और उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेचता है। तो इस प्रक्रिया में उसको कितना प्रतिशत का फायदा होगा या घाटा होगा। चलिए देखिए, तो हमको क्या मान लेते हैं कि वो टीवी क्या होता है, दाम 100 रुपया है। तो 100 रुपया में वो कितना होता है, 20% कम दाम में खरीदता है। यानी 100 में 20 रुपया कम खरीद रहा है, तो कितना हो गया ये, अब 80 रुपया में खरीद रहा है ये, ठीक है। अब फिर कहता है कि वह 80 रुपया में जो खरीदा उसमें से वो कितना होता है, वो 20% फिर लाभ पर बेचता है। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, देखिए 80 का 20% काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 रुपया, ठीक है। यानी 16 रुपया उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो अब कहता है कि उसको कितना प्रतिशत का फायदा हुआ, तो प्रतिशत की बात कर रहा है, तो क्या होगा, प्रतिशत है 16 रुपया, प्रतिशत क्या है, 16 रुपया। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया है, ठीक है। गुने हम लोग क्या करते हैं, 100। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ बटा क्रय मूल्य मतलब 80 रुपया में खरीदा है, चूंकि देखिए 80 रुपया में खरीदा है ना 20 रुपये, तो कितना बार काटेंगे, देखिए यहाँ से काटेंगे 1 0 1 0, तो क्या कटेगा, 8 दूना 16, यानी कितना हो गया ये 20%, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न। ये भी प्रश्न देखिए, कहता है क्या, एक द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, खाली जगह दिया हुआ है ना, कॉर्ड, एक वृत्त का व्यास क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है, या फिर एक छोटा होता है या कोई नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल में क्या होता है कि जीवा हम लोग जिसको कॉर्ड बोलते हैं, यह क्या होता है, इस छोर से यहाँ पर हम लोग जो मिलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहता है कि डायमीटर, तो डायमीटर कहने का मतलब है कि इस छोर से लेकर के हम लोग यहाँ तक मिलाते हैं, तो यह भी एक जीवा होता है, यह भी क्या होता है, यह भी एक जीवा होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि एक किसी वृत्त में डायमीटर जो होता है सबसे बड़ा जीवा होता है। तो आप देखिए कि ये सबसे बड़ा जीवा है, क्योंकि इससे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लाएंगे तो आपको उससे ही कम लंबा दिख रहा है, ये इसके जाएंगे, तो इस तरह से जितना हम लोग नीचे लाएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, चाहे जैसे जैसे ऊपर आ जाएंगे, क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो यह जो मेरा क्या होता है, व्यास होता है, जो सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है। तो व्यास मेरा क्या होता है, सबसे बड़ा जीवा है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि यदि एक पात्र के, यानी कोई बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, यदि एक पात्र के 3 बटा, मान लिया जाए कोई एक पात्र है, ठीक है, तो पात्र है, मान लिया जाए कोई पात्र है, उसमें से कहता है कि 3/10 भाग, यानी यहां से यहां तक क्या भाग है मेरा, 10 तक है। यानी यहां से कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग इसको काटेंगे तो कितना भाग है, 10 भाग है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग है, ठीक। तो कहता है कि 3 बटा, यानी 1 2 3 बटा इतना भाग भरा हुआ है, ठीक है। और उसका वैल्यू जो दिया हुआ है, यानी 3/10 भाग का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो पूरे पात्र में कितना लीटर बर्तन पानी आएगा या कोई चीज वस्तु आएगा, ठीक है। तो हमको मान लेते हैं, या पूरे भाग को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ x का माने क्या होता है, x का 3/5 भाग इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरा, 24 दिया हुआ है। बस सॉल्व करिए तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहीं पर काटना है, कुछ नहीं करना है, एक ही लाइन में आंसर ले आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बटा कितना बच जाएगा, 10 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 8।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। तो ये 80 लीटर जो वस्तु है उसमें आएगा। एकदम बहुत इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 प्रश्न है 11वां प्रश्न कहता है कि एक 2 अंकीय संख्या, चलिए देखिए नंबर सिस्टम का प्रश्न है। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल कितना है 8 है, ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी 2 अंक की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई अंक से मिलकर 2 संख्या बनती है, यानी 2 संख्या रहेगा तो यूनिट नंबर होगा उसका 10th पोजीशन में जो नंबर रहेगा वो होगा, ठीक है। अंक को यदि पलट देते हैं तो वो संख्या 54 अधिक हो जाता है, तो उसका मूल संख्या क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इकाई अंक संख्या का x है और जो 10th पोजीशन में है दहाई अंक जो है, यानी 10th में जो है दहाई अंक कितना हो उसका y है, ठीक है। यानी 10th में क्या हो गया y है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर यानी नंबर बराबर नंबर इक्वल टू कितना होगा 10y प्लस x, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि संख्या क्या कहता है x प्लस वाई, यानी वो इकाई अंक और दहाई अंक में जो संख्या है दोनों का जोड़ कितना होता है 8 होता है, ठीक है 8 होता है। कोई इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कंसीडर करते हैं, उसको उधर लिख लेते हैं। अब आगे चलिए संख्या को यदि हम लोग बदल देते हैं, कहने का मतलब है कि इकाई वाला को दहाई में और दहाई वाला को इकाई वाला में, तो 10x प्लस वाई कर देते हैं, तब क्या कर जाता है कि यह संख्या जो होता है, यह जो संख्या जो बदल दिए यह संख्या 54 अधिक हो जाता है। कहने का मतलब है कि यह संख्या क्या हो जाता है 54 अधिक हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ यदि हम लोग 54 जोड़ेंगे या यहाँ यदि 54 हम लोग घटाएंगे तब वह क्या होगा उस संख्या के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, तब ये संख्या क्या होता है बराबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपस में ये संख्या यदि घटा देते हैं तो 54 अधिक हो जाता है, यानी यह संख्या मेरा कितना आ गया बदला हुआ संख्या है, तो इसमें उसको घटाते हैं, यानी 10x प्लस वाई में माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी हो जाएगा 10y और माइनस करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। इतना बराबर मेरा कितना आ जाता है यह 54 आ जाता है, ठीक है 54 आ जाता है। पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूछा हुआ है क्वेश्चन इसीलिए, ठीक है। इसको ऐसा तरीका बताएंगे जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे, इतना फास्ट तरीका बताएंगे इसको, एकदम देख लिए और आंसर मार देगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे इसको 9x माइनस 9y इक्वल टू कितना हो गया 54। तो हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 54। तो यहाँ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी x माइनस वाई बराबर कितना निकला 6। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6, इक्वेशन 2 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा ये कट जाएगा, यानी यहाँ 2x होगा, ठीक है 2x होगा और यहाँ कितना हो जाएगा ये 14। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 7 निकलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकला, x इक्वल टू कितना निकलता है 7 निकलता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग x का वैल्यू हम लोग क्या निकला 7 निकला, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, y का वैल्यू हम लोग चूंकि कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं, तो देखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हमारा x का वैल्यू निकल दिया है, यानी कितना होगा 7 प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या किए हैं देखिए x को हम क्या संख्या माने हैं, देखिए यूनिट नंबर माने हैं x, ठीक है। तो यूनिट नंबर माने हैं x और 10th नंबर में क्या माने हैं y, है ना। तो 10th नंबर में हम लोग क्या माने हैं y माने हैं। तो यूनिट नंबर x का वैल्यू 7 है, तो चलिए लिखेंगे 7 और 10th नंबर क्या हो गया 17। देखिए इकाई दहाई, तो ये होगा मेरा 17 आंसर होगा। देखिए और क्वेश्चन में जो भी आंसर होगा 17 जो 17 होगा इसका आंसर मारिए इसको। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है और अगला 60 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं पहला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर दिया हुआ है और उसका स्पीड दिया हुआ है, उसकी चाल दिया हुआ है, यानी स्पीड कितना दिया हुआ है 4 घंटा में, ठीक है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो तय करता है पहला। दूसरा में कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी जो है वह दूसरा डिस्टेंस जो होता है क्या 60 किलोमीटर की दूरी को वह तय करता है 6 घंटा में, यानी यहाँ पर ये डी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 6
आवर दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं, यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर, तो 60 हो गया बटा 6, यानी इस कटेगा तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। ये तो इसका स्पीड क्या होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोनों का औसत पूछा गया है, तो औसत मेरा क्या होगा, पहला का ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 + 10, बाट औसत पूछा है इसलिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 बटा 2 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड होगा। क्लियर हो गया। आगे चलिए देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न में बहुत ही इजी, कहता है 4 अंक की एक संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4768। तो इसमें से हमको पूछा है कि 7 का क्या होगा प्लेस वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी 7 का स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रश्न है। 7 का स्थानीय मान यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग ऑप्शन में दिया हुआ है इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा या फिर हजार होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 7 है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से देखिए 7 आया और इससे कितना डिजिट बच रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, तो मेरा क्या हो गया 700। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा इसका सैकड़ा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सैकड़ा। इसको बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 12 क्रिकेट बैट का मूल्य 285 रुपया है। ठीक है, प्रश्न देखिए 12 क्रिकेट बैट का मूल्य जो दिया हुआ है 285 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो 190 रुपया में कितने बैट खरीदे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर कितना है 12 बैट है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिंस यहाँ लिखते हैं कि 12 बैट है, इसका प्राइस कितना दिया हुआ है 285 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा एक बैट का दाम कितना निकलेगा, प्राइस देयरफॉर कितना होगा, एक बैट का दाम कितना निकलेगा, यहाँ पर देखिए 285/12। तो हमको पूछा गया है कि एक्स बैट यानी कितने बैट 190 रुपया में खरीदेंगे। तो सपोज करते हैं कि हम लोग जो बैट खरीदाएगा वो एक्स होगा, तो कितना होगा ये 285/12 इंटू एक्स। अब इसका वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 190। हाँ ठीक है 190, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी है कि थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो डायरेक्ट भी सोल्व करेंगे तो मैथ है इसलिए थोड़ा बताना पड़ता है। आगे चलिए, अब यहाँ पर हम लोग काटते हैं इसको, तो डायरेक्ट कटेगा देखिए, इसको 3 से काटते हैं, तो हम लोग यहाँ से देखिए 3 से काटते हैं तो क्या होगा 4 बार कटेगा, और यहाँ से काटते हैं ये 3 से कटेगा तो हो गया 3 9 27, 3 5 15। ठीक है, यानी 95 में। अब देखिए 95 2 है ना, तो 95 2 यहाँ पर कितना हो गया कट गया, तो हमको कितना निकल जाएगा देखिए, तो ये इसके पास ये x बाय क्या हो गया 4 = 2 आ गया, तो x = कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो ये टोटल मेरा कितना होगा 190 रुपया में 8 बैट मिलेगा। ठीक है, 8 बैट मिलेगा। बहुत इजी प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, इसको डायरेक्ट बनाते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। कहता है एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं यानी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कितना आसान सा प्रश्न है, बताइए तो क्या होगा, एक वर्ग में कुल कितने लाइन होते हैं। तो हम लोग अभी वर्ग का चर्चा किए हैं। वर्ग क्या होता है, ये 4 भुजा होता है उसमें। ठीक है, जो इस तरह से होता है 4 भुजा उसमें होता है। तो एक लाइन यहाँ पर देखिए, एक लाइन हो गया, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो 4 इसका आंसर होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। आगे चलिएगा, एक कहता है सिंप्लीफाई करना है एक प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सरल करें। ठीक है, सरल करें क्या है 12/25 प्लस 17/25 प्लस 9/25। तो इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करिए। देखिए सभी जगह जहां पर हर यानी डिनोमिनेटर यदि सबका इक्वल होगा तो हमको एलसीएम लेने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो डिनोमिनेटर 25 है तो 25 लिखिए, सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं, सबको है ना, इसका सबका एलसीएम वही आ जाएगा। अब सीधा सीधा डायरेक्ट इसको ऐड करिए, जोड़ दीजिए तो कितना होगा देखिए 9 और 7 16 और 2 18 के 8, कैरी 1 रह जाएगा, 1 2 3 और 1 4 हो गया 48। बस ऑप्शन में देखिए। अब हमको क्या करना है 25
5 को हम लोग 48 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, घट जाएगा तो क्या हो गया 3 और यहाँ हो गया 2। तो आंसर हो जाएगा 1 सही 23/25। ये मेरा ऑप्शन में होगा, जो होगा वही इसका आंसर होगा। एकदम आसान प्रश्न है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी हम लोग देखते हैं, बहुत इजी है। कहता है कि दैनिक जीवन में हम किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे यहाँ संख्या प्रणाली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाइनरी दिया हुआ है, जिसको द्विधारी संख्या पद्धति बोलते हैं, और दूसरा दिया हुआ है ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल संख्या पद्धति, और दूसरा तीसरा दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम, और फिर नेक्स्ट दिया है ऑल। तो हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो होता है जैसे 1 2 3 4 इस तरह से जो हम लोग पूरा संख्या जो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाइनरी तो क्या होता है 0 0 0 या फिर 1 1 1, यानी ये 0 और 1 में ही सिर्फ हम इसका यूज होता है, इतना तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये तो कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, तो हम अपने दैनिक जीवन में दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं और वही उसका आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। एक प्रश्न दिया हुआ है कि 5 + √5। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न दिया हुआ है क्या कि रूट है ना, √5 + √3 इंटू √5 - √3 का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तब देख लीजिएगा क्या हो जाता है मेरा, देखिए a + b और यहाँ क्या हो जाएगा a - b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर रूट में करेंगे तो √25 हो जाएगा, √25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 3 को 3 से 3 रूट को करेंगे तो √9 हो जाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 निकलेगा, यानी इसका आंसर 2 होगा। एकदम इजी प्रश्न है। चलिए आगे देखिए। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही इजी प्रश्न कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कितना दिया हुआ है 2⁵ इंटू 2�7, इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जहां बेस जो होता है बराबर होगा, ठीक है, तो बेस मेरा 2 है और पावर यदि अलग अलग हो, चाहे जो भी हो सेम भी हो, तो पावर क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ क्या होगा, पावर कितना है 5 + 7। ठीक है, तो ये जुट के हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा पावर, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 12 होगा और यही उसका आंसर होगा। बहुत इजी प्रश्न है ये। चलिए देखिए नेक्स्ट। आगे देखिएगा कि 350 रुपया का, अब देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम इजी प्रश्न है। क्या है, हम पहले बोले हैं कि झारखंड टेट में पता नहीं इतना इजी प्रश्न पूछ दिया था फर्स्ट बार, अभी देखिए 12 लेकिन अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और आने वाला क्वेश्चन अभी जो एग्जाम होगा उसमें भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न देंगे, यानी क्या प्रश्न होगा, सिलेबस भी बदल रहा है। आगे देखिए क्या कहता है कि 350 रुपया का 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है PRT/100। ठीक है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब मूलधन हो गया है ना, और R मतलब रेट हो गया, टाइम हो गया, T मतलब टाइम हो गया। तो हमको दिया हुआ है P = कितना दिया हुआ है 350 रुपया, रेट दिया हुआ है कितना 4% और टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है, इस जो आएगा आंसर आएगा, देखिए कितना आएगा, यहाँ से हम लोग 1 0 काटेंगे, 1 0 काटेंगे, यहाँ से कट गया, कितना हो गया ये 5 और ये हो गया कितना 7, तो 7 चौका कितना हो गया ये 28 रुपया। ठीक है, यानी ये कितना हो गया 28 रुपीज, इसका क्या निकला SI निकला। लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन मेरा जो पूछा था, बार बार फिर बोल दे रहे हैं कि मात्र 1.5 घंटा में 150 प्रश्न बनाना था 2012 का टेट में। ठीक है, लेकिन अभी हमारे 2.5 घंटा रहेगा और क्वेश्चन का लेवल ऊंचा होगा। आगे चलिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे 20 नंबर प्रश्न में टाइम इन ओवर का क्वेश्चन है। तो देखिए
इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या कहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, और मैं मैथ बताऊंगा अभी तो ये क्वेश्चन बता रहे हैं, जब मैं पूरा डिटेल में मैथ बताऊंगा तो कहीं कोई फॉर्मूला नहीं कि आपको फॉर्मूला रटने में झंझट होता है ना, कोई फॉर्मूला का चर्चा नहीं करेंगे। बड़ा से बड़ा टफ क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला का एकदम सेकेंडों में बात करेंगे। चलिए, प्रश्न कहता है क्या कि एक काम को ए जो होता है एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। चलिए कि पहले लिख लेते हैं, ए जो होता है काम को क्या करता है 6 दिन में पूरा करता है। आगे देखिए, बी काम वही है, यदि बी करता है तो वह जो होता है कितना दिन लगाता है 10 दिन लगाता है। लेकिन काम वही है, यदि उसको सी करता है तो सी उसको कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। देखिए, यानी वो 6 दिन में 10 दिन में 15 दिन में कर रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों का जो क्षमता है काम करने का सबका अलग अलग है, ठीक है। अब कहता है कि तीनों मिल करके एक साथ काम किया और काम को खत्म कर दिया, तो पक्का है कि जब तीनों मिल करके काम करेंगे तो काम जल्दी समाप्त होगा, क्योंकि कम आदमी समय काम करने में ज़्यादा समय लेते हैं और ज़्यादा आदमी मिला देते हैं तो काम जल्दी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तीनों मिल के काम करेगा तो काम तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। और उस तरह से उसने 2 दिन में तीनों मिल करके काम करते हैं और 300 रुपया वो लोग कमा लेते हैं, ठीक है। यानी काम को समाप्त करके कितना कमाते हैं 300 रुपया वो लोग कमा लेते हैं, ठीक। अब कहता है कि इसने 2 दिन में कितना रुपया कमाएंगे। तो याद रखिएगा कि कुल काम हमको सबसे पहले पता करना होगा कि काम है क्या, जो कि एक ए करता है 6 दिन में, बी करता है 10 दिन में और सी करता है 15 दिन में। तो कुल काम करने के लिए क्या करना होता है, सबका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एकदम कुछ नहीं करना है, तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 60। एलसीएम निकालने का मैं बताऊंगा अभी आपको, बड़ा से बड़ा संख्या का बिना पेन पेपर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर बात करेंगे। अब बताइए कि 60 वो काम है, ए करता है 6 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 10 को काम करेगा, ठीक है। तब ना होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 होगा। अब बी जो होता है 10 दिन में काम करता है, काम है 60 काम, तो कितना दिन में ये करेगा 6 दिन में करेगा। और 15 जो काम करेगा तो 15 दिन माने जो सी जो काम करेगा, और टोटल काम है कितना 60 काम है, जबकि वो 15 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में जो काम करेगा वो कितना करेगा 4 काम करेगा। कहने का मतलब है कि यह जो हम लोग काम निकाले हैं ये चीज, यह उनकी क्षमता है। एक दिन में 10 वो काम कर लेता है, एक दिन में 6 कर लेता है, एक दिन में 4 कर लेता है। 4 करता है तभी नहीं 15 दिन लगाता है, ठीक है। अब इस तरह से ये काम जो किया, यह एक दिन में टोटल काम कितना किया, तो देखिए टोटल काम एक दिन में इन लोग कितना किया 20 किया, ठीक है। अब देखिए 300 रुपया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 300 रुपया यहाँ कमाया है, कितना काम करके 60 काम करके, यानी कुल काम कितना है 60 है। तो 60 काम करके 300 रुपया कमाया है, तो एक काम के लिए कितना कमाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5, यानी एक काम करने में 5 रुपया मिलता है। इस तरह 60 काम करके उन्होंने 300 रुपया कमा चुका है। अब देखिए यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन में ये कितना रुपया कमाया, 5 से गुना करेंगे तो ये 50 रुपया कमाया। ये कितना गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 30 रुपया कमाया। ये यदि 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपया कमाया। इसलिए लोग एक दिन में कितना कमाया, टोटल जोड़ दीजिएगा तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10, यानी 100 रुपया ये लोग एक दिन में कमाया। लेकिन कहता है काम उन लोग 2 दिन किया है, ठीक है। 2 दिन किया है तो कितना हो जाएगा 200 रुपया कमाएगा, और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ हम डिटेल में समझने के लिए बताए हैं, और नहीं तो इतना फास्ट इसको बनाएंगे ना कि एकदम मुंह पर ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टोटल काम निकल जाएगा, एक दिन का काम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 23 में, यदि x बराबर 3 हो, यानी दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 3, ठीक है, देन फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 4x 8x 9x एंड 3x। तब क्या कहता है कि 8x और 9x और 3x बराबर टोटल कितना होगा। इसको हमको यहाँ पर टोटल को क्या करना है, जोड़ना है। यही प्रश्न है। तो हमको पता है x का वैल्यू कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8 × 3 बराबर 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 3 बराबर 27, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 3 बराबर कितना होगा 9। आपस में जोड़िए, सीधा आंसर, एकदम कुछ नहीं है, छोटा छोटा प्रश्न है। कितना होगा 13 और 9 22, ठीक है। 7 और 4 11, सॉरी 7 और 4 11 और 9 20 के सुनना, बाकी कितना रह गया 2,
और यहाँ 2 2 4 8 2 6 यानी 60 हो गया इसका वैल्यू और वही मेरा आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, एक इतना छोटा छोटा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अभी का क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपका पक्का होगा, यानी डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए जो भी पूछेगा तो कहता है कि बाइनरी नंबर को, बाइनरी नंबर में दिया हुआ है 1 1 1 1 यानी 4 बार लिखेंगे 1 1 और यहाँ 1111 इसको नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है 1 1 1 1 यानी 4 बार 1 1 पढ़ेंगे। अब यह जो होता है द्विधारी नंबर में है तो द्विधारी नंबर का आधार अंक 2 होता है, इसको हमको दशमलव में बदलना है, क्या बदलना है, दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो द्विधारी नंबर में थोड़ा सा अभी हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे, सिर्फ 0 और 1 का चर्चा होता है, और दशमलव में हम लोग देखें कि दशमलव में क्या होता है कि 1 5 9 11 या जो भी डिजिट लिखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर, यानी 1 0 से 9 तक सभी अंक का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले हम अभी इस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे इसको अलग से, लेकिन अभी हमको क्या करना है कि बाइनरी नंबर को चेंज करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि यहाँ 1, और याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर का बेस जो होता है 2 होता है, 2 होता है, ठीक है, आधार क्या होता है 2 होता है। तो सबसे पहले देखिए इस अंक को लिखते हैं यहाँ 1 और इसको हम लोग 2 से लिखेंगे, यहाँ गुना करेंगे 2 क्यों करेंगे, क्योंकि इसका बेस 2 होता है, ठीक है, बेस 2 होता है। तो और यहाँ पर देखिए इस अंक को लिखने के बाद इधर हम लोग देखते हैं उधर कितना डिजिट बच रहा है, 3 डिजिट बच रहा है, तो ये जो डिजिट बचेगा यानी जो संख्या उधर बचता है राइट साइड उसको पावर में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। अब प्लस करने के बाद ई वाला 1 को उतारेंगे यहाँ पर और फिर लिखेंगे गुना 2। अब यदि यहाँ से उतारे तो इधर कितना अंक बच रहा है, 2 अंक बच रहा है, तो यहाँ पावर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे +1। अब इस 1 को उतारेंगे यहाँ 1 इंटू फिर लिखेंगे 2। अब इसको उतारने के बाद इधर कितना अंक बच रहा है 1, तो पावर में हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे देखिए प्लस, तो प्लस में अभी इस 1 को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ फिर लिखेंगे 2, और इसको यदि 1 लिखे तो उधर कितना संख्या बचा, कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा है, तो यहाँ हम लोग पावर लिखेंगे इसका 0, बस सोल्व की आंसर आ गया। एक चीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या का पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, चाहे हम लोग 6 का भी पावर 0 लिखेंगे 1 हो जाएगा, 95 का भी पावर 0 लिखेंगे 1 होगा, यानी कोई भी संख्या का पावर 0 लगा देते हैं तो क्या होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है, ये क्लियर है। आगे देखिए तो मेरा क्या होगा, अब ये भी जानते हैं कि कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए 2 के पावर 3 बराबर 8 होगा, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 होगा, तो 1 गुने 8 बराबर डायरेक्ट लिखते हैं 8, फिर लिखिए 2 गुने 2 यानी 4, तो यहाँ फिर 4 से गुना करेंगे 1 ही होगा, ये 4 होगा, प्लस फिर देखिए 2 को पावर 1 मतलब क्या हो गया यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, देखिए क्यों 1 होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 2 के पावर कितना होगा 1 होगा, 2 के पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 इंटू 1 बराबर 1 होगा, तो 1 हो गया। अब टोटल इसको जोड़ देते हैं तो कितना होगा 12 और 3 15 होगा, और यही मेरा ये जो आएगा यहाँ कितना होगा ये 15 होगा, और ये मेरा डेसिमल नंबर होगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा है ना, कि निम्नलिखित भिन्न, यानी एक भिन्न दिया हुआ है 284, ठीक है, और दिया हुआ है 355 दिया हुआ है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में ऑप्शन में दिया हुआ है 3/5, 2/5, 4/5 और 1/5। तो यहाँ पर हम लोग देख लीजिए कि भिन्नतम रूप में मतलब क्या होता है छोटा रूप में, मैंने जी उसको और नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनमें कौन सा संख्या कॉमन संख्या से कटना चाहिए, यही देखते हैं। तो देखिए ये 2 से कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, ठीक है। देखिए ये 3 से कटता है, लेकिन हम इस तरह का प्रश्न को ना बहुत इजी में बनाएंगे, बहुत इजी। ये तो छोटा है, 2012 में ही 1 to 5 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको पसीना निकल जाएगा, वो प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, लेकिन उसमें बड़ा डिजिट दिया है, ठीक है। लेकिन उसको देखिए इस तरह का प्रश्न जहां भी रहेगा ना, तो सबसे पहले हमको कॉमन डिजिट निकाल लेना है उसमें। ऑप्शन में देख के बनाएंगे तो ऑप्शन से भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में मेरा या तो फिर क्या होगा, देखिए 4/5 या 2/5, यही चांस हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा 4/5 होगा, कैसे होगा देखिए, इसको हम लोग कॉमन डिजिट निकालते हैं। तो कॉमन डिजिट निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहले हम लोग 284 होता है, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो कितना होता है, पहले हम लोग देखिए 4 से देते हैं 2 से भी जाएगा, या 2 से दीजिए, 2 से देते हैं कितना हो जाएगा ये 14, 142, फिर देते हैं 2 से
कितना होता है 71। अब देखिए ये 71 जो मेरा संख्या आ गया, यह मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। इसके बाद इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। आगे देखिए फिर 355 का यदि हम लोग निकालते हैं तो सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। देखिए 8 5 13, यानी डायरेक्ट 5 से जाएगा, किसी से जाएगा नहीं, तो 5 से हम लोग देंगे तो कितना होगा, देखिए 71 हो गया है ना। 7 5 35 आ गया। देखिए ये मेरा अब कॉमन संख्या बच गया, ठीक है। तो ये संख्या कॉमन संख्या बच गया, यानी 71 से मेरा कटेगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 गुने 71 बटा इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुने 71। अब देखिए अब क्लियर हो गया ये, तो 71 मेरा यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 बटा 5, और यही मेरा आंसर होगा। क्लियर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न को भी देखिए क्या कहता है कि एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है कि ये मेरा 0 होता है, तो यदि इधर जाते हैं तो इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होगा, इस तरह से मेरा कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाएगी। तो सिंपल इसी तरह से भी मेरा कहाँ तक जाएगी ये संख्या, अनंत तक जाएगी। इधर भी जाएगी, मेरा कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, यानी इधर -1 होगा और -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -3, इस तरह से कहाँ तक जाएगी, इधर भी मेरा कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। यानी इधर भी मेरा कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक चला जाएगी। क्लियर है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में खाली ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि -इन्फिनिटी थे, यानी जब हम इधर जा रहे हैं तो कितना दूर जा रहे हैं उसका पता नहीं, इधर भी जाएंगे तो कितना दूर नहीं पता है, यानी इधर भी अनंत तक जाएंगे, इधर भी अनंत तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ये पेडागोजी से क्वेश्चन होगा, जो क्या कहता है, ऑप्शन में हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए BCD, ठीक है, या 1 2 3 4 आप जो भी लिखना है तो यहाँ पर, या फिर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 या फिर 4, ठीक है। क्या कहता है, पहले देखिए, गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है, गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है। क्वेश्चन देखिए कहता है क्या, एक बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यानी गणितीकरण करना माने गणित में मन लगा देना। आगे कहता है गणित को अधिक भावात्मक बनाना। तीसरा कहता है कि सभी सूत्रों को याद करना। फिर कहता है समस्या संख्याओं से भयभीत होना। तो देखिए मेरा इसका आंसर क्या होगा, पहला आंसर इसका होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा। क्योंकि क्या होता है, एक बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना, गणित को अधिक भावात्मक बनाना उसका आंसर नहीं होगा। गणित के सभी सूत्रों को याद करने से ही नहीं होता है, और संख्या से भयभीत तो हम लोग को होना ही नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला कहता है क्या कि 28 प्रश्न कहता है कि कक्षा 8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है, यानी क्लास 8 के स्टूडेंट को गणित पढ़ाने के लिए सबसे मुख्य विधि क्या है। परियोजना विधि, यानी प्रोजेक्ट देके करेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्रेरणिक निगमन विधि, फिर आगे देखते हैं व्याख्यान विधि या विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट मेथड नहीं होगा क्योंकि उसमें परियोजना विधि। आगे देखिए प्रेरणिक निगमन विधि, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, है ना। तो यह ज़्यादा प्रभावी होता है बच्चों को, क्लास 8 के बच्चों को। फिर देखिए व्याख्यान तो हम लोग दे नहीं सकेंगे, यानी मैथ में व्याख्यान तो होता ही नहीं। मैथ में हम लोग व्याख्यान देंगे तो कुछ नहीं होगा, वहाँ हमको मैथ पेन और पेपर पकड़ के, यानी ब्लैक बोर्ड को पकड़ के हमको चलना होगा। बिना ब्लैक बोर्ड को पकड़ के हम नहीं चल सकते हैं, ठीक है। यानी इंक और मार्कर, यानी पेन पेपर एकदम जरूरी है, ठीक। व्याख्यान देने से नहीं चलेगा। विश्लेषण और संश्लेषणात्मक विधि, तो यहाँ पर इसका आंसर मेरा क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, दूसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29 नंबर में कहता है गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सा सुधारात्मक नीति आप अपनाएंगे। यानी मैथ में जो होता है अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, अधिकतर विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। तो इसको सुधारने के लिए आपने कौन सा नीति अपनाएंगे। पहला क्या है, अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब उसको मन ही नहीं लगता तो होमवर्क देने से कहाँ से बना पाएगा। आगे देखिए, सरलतम से सरलतम माने बहुत सरल करेंगे, यानी आसान तरीका से बताएंगे, और उसके बदले सरलतम सरल जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयार कार्य, ठीक है, विशेष रूप से तैयार उसको करेंगे। यानी बहुत मैथ को एकदम सरल तरीका से, आसान तरीका से पूरा समझाते हुए चलेंगे, ये आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, अनुशासित पाठ और सजा, ये तो होगा नहीं,
ठीक है। सजा हम अनुशासित और पाठ सजा से कुछ होने वाला नहीं। आगे देखिए, कक्षा में छात्रों को अवमानित करना, ये तो होगा ही नहीं, हम कक्षा में छात्रों को अवमानित करेंगे ऐसा नहीं होगा, यानी इसका आंसर मेरा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसका भी आंसर मेरा कितना होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा होगा, आगे देखिए, एक डाटा के समूह के लिए, यानी कुछ आंकड़ा को हम समूह के लिए निरूपक, यानी ठीक है, मान को सम्मिलित करने का आसान तरीका है, यानी क्या है, इस मान को सम्मिलित करने का आसान तरीका क्या है, अधिकतम, न्यूनतम, औसत या फिर इनमें से सभी। तो हम लोग अधिकतम को भी संग्रह करते हैं, न्यूनतम को भी करते हैं, औसत को भी, यानी इनमें से सब प्रकार से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने में हमको अधिकतम का भी जरूरत पड़ता है, न्यूनतम का भी जरूरत पड़ता है, एवरेज का भी। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी चौथा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग मैथ का चर्चा कर लिए हैं अभी, और 6 to 8 का हम 4-5 वीडियो में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के सबका हम चर्चा कर दिए हैं। इसी तरह 2012 का चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम डिटेल में एक एक पूरा टॉपिक को लेके हम चलेंगे। और याद कर लिए कि कंप्लीट रूप से आपका टेट का तैयारी इस चैनल के माध्यम से होगा, इसलिए इसको आप जुड़िए इसके साथ और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के प्रेस करिए, उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिस पहुंच जाए और आपको अच्छा मटेरियल और अच्छा तरह से तैयारी हो सके। ओके, बाय।